हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज है थर्सडे का दिन और थर्सडे को होती है मेरी जितनी भी मेरी फंडामेंटल की बेसिक वाली क्लासेस है ना, वो बेसिक वाली क्लासेस होती हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। इसके अलावा मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की जो एडवांस क्लासेस हैं जिसमें मैं किस तरह से जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस करती हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में देखती हूँ, वो वाली मेरी क्लास चलती है मंडे को। तो अगर आप मुझे इन क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे क्लासेस को चेक कर सकते हैं। ये जो फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास है, इसी क्लास में हम करते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले जिन लोगों को भी मैं सिखा रही हूँ उनके जो भी डाउट्स आते हैं, एक्सेप्ट कि कौन सा स्टॉक कितने पे लेना और कौन सा स्टॉक का टारगेट प्राइस क्या है, उनके एक्चुअल कंसर्न जो मुझे लगता है कि फंडामेंटल एनालिसिस की स्टडी करते वक्त आपके दिमाग में ये जेन्युइन चीज़ें हैं जो आ रही हैं और जिनका मुझे आंसर करना चाहिए, तो वो क्वेरी मैं सबसे पहले लेती हूँ। उन क्वेरी का आंसर करने के बाद हम करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। तो सबसे पहले आज होगा क्वेरी सेक्शन। तो क्वेरी सेक्शन के लिए सबसे पहले मैं अपने सारे लोगों को कनेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद वन बाय वन मैं क्वेरी सॉल्व करते जाऊँगी और उन क्वेरी के आंसर्स आप लोग भी देखिएगा। बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेरीज लोगों ने की हुई हैं, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का नॉलेजेबल क्वेरीज लोगों की हुई हैं और उसके बाद उनका जो मैं आंसर कर रही हूँ ना, आपको भी बहुत सारे पॉइंट्स उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट कर लेती हूँ अपनी क्लास और उसके बाद हम उस क्लास में डिस्कशन करते हुए लोगों की क्वेरी सॉल्व करेंगे। आप लोगों को भी बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो मैं पहले कर लेती हूँ अपनी क्लास कनेक्ट, उसके बाद हम आगे की बातें शुरू करेंगे। तो मैंने कर ली है अपनी क्लास कनेक्ट और अभी सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तब तक मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। देखो, ये वाली क्लास जो है ना, मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास, ये आपको शेयर मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग देंगी। जब तक आप स्टॉक मार्केट में केवल ट्रेडिंग करते रहोगे ना, केवल प्राइसेस देखते रहोगे ना, चीज़ें वर्क नहीं करती। केवल प्राइसेस देखने से शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनते। ट्रस्ट मी, अगर आप 9 से 3 तक ही लगाए हुए किसी स्टॉक के प्राइस को वॉच कर रहे हो ना, आपको प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे। प्रॉफिट दिख भी जाएंगे, आप टाइमली बुक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने कोई स्टॉक मार्केट का कोई किसी तरह का फंडामेंटल का प्रॉपर नॉलेज नहीं लिया है तो सबसे पहले आपको वो लेना है, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चले कि आपको करना क्या है। और आज की मेरी जो इम्पोर्टेंट क्लास है ना, वो क्लास का टॉपिक भी यही है कि मेरी नज़रों में 15 साल प्लस, लगभग 16 साल चल रहा है मेरे को, 16 साल शेयर मार्केट में बिताने के बाद मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है, मुझे क्या लगता है शेयर मार्केट क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सारे लोगों को पहले वन बाय वन कनेक्ट हो जाने देते हैं। अभी सारे लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं, सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपसे सारी बातें, आज मैं आपसे क्या क्या कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लोगों ने पुट किए हैं, आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगा ये सेशन। तो पहले लोग कनेक्ट हो जाते हैं, फिर मैं चलिए। तो 8 बज गए हैं पूरे और अपनी क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज है अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक क्लास। मेरी आवाज़ सबको सुन रही है? कोई ऐसा है जिसको मेरी आवाज़ में दिक्कत है, कुछ भी, कैसी भी? अच्छा, आवाज़ आ रहा है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि क्लास के बीच में, खास करके जो अपनी एडवांस क्लास है ना, उसके बीच में मैं क्वेरी लेना अब कम प्रेफर करूँगी। अपने इसी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस की इस वाली क्लास के पहले क्वेरी हुआ करेगी। तो सबसे पहले जो क्वेरी है अपनी, वो आज आई थी मिस्टर विवेक सर की तरफ से। विवेक सर, आप अपनी पहली क्वेरी बोल के बताएंगे? अच्छा, इनको टाइम लग रहा है, मैं बोल के सुना देती हूँ। इनकी क्वेरी थी कि HDFC ने अनाउंस किया है बोनस शेयर। एक तो बोनस शेयर, क्या थी आपकी पूरी क्वेरी? अच्छा, स्पेशल डिविडेंड तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन स्पेशल डिविडेंड तो HDFC हाँ। तो पहली बात तो ये कि सर देखो, ये जो बोनस शेयर होता है ना, ये मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इसकी कोई पर्टिकुलर डेट होगी और वो डेट यूजुअली पहले की होती है। मतलब कि जैसे कि जब भी कंपनी अनाउंस करती है तो वो पहले से अनाउंस करेगी
कि जैसे सपोज ये जुलाई चल रहा है तो जून में इस डेट से पहले जिसके पास भी ये स्टॉक था उसको हम बोनस शेयर देंगे, और बोनस शेयर का रेशो होता है कुछ ना कुछ कि 2 पे 1 बोनस दिया जाएगा, 3 पे 1 बोनस दिया जाएगा, या 4 पे 1 या 10 पे 1, वो कंपनी पहले से आपको बता देगी। उसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो पहली बात तो ये कि बोनस शेयर का जो कंसेप्ट है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बेनिफिट कराने के लिए है। तो बोनस शेयर केवल उन्हीं को मिलेगा जो उस डेट पे कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपने ये पूछा है कि क्या ये पॉजिटिव, क्या ये बैंक के लिए यही पूछा था ना कि क्या ये बैंक के लिए प्रॉफिटेबल है। तो सर ये बैंक के लिए कोई खास प्रॉफिटेबल नहीं है, ये प्रॉफिटेबल है शेयर होल्डर के लिए। सपोज मैंने और आपने HDFC बैंक का शेयर ले रखा है, तो मुझे सपोज मैंने 100 शेयर्स ले रखे हैं और कंपनी ने बोला है कि वो हर 100 पे वो 2:1 में वो आपको बोनस शेयर देगी। तो उस केस में अगर मेरे पास 100 शेयर्स हैं तो मुझे लगभग नहीं 50 शेयर्स मुझे बोनस शेयर के रूप में इश्यू हो जाएंगे। अच्छा, ये बैंक के लिए कोई भी फ़ायदा या नुकसान क्यों नहीं है उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। इससे बैंक के टोटल मार्केट कैपिटल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग जो शेयर्स हैं ना उन्हीं का ही पार्टीशन करके और ये आपको शेयर्स दिए जाते हैं। जिस दिन वो बोनस शेयर आपके पास अकाउंट में आते हैं ना, उस दिन सपोज आपके पास आपके टोटल जो नेट आपने पैसा लगाया हुआ है उस स्टॉक में, सपोज 50,000 रुपये लगाए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर HDFC बैंक ने आपको 2 पे 1 बोनस दिया है तो आपका वो 50,000 प्लस 25,000 के शेयर और क्रेडिट होंगे, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और कैश एडजस्ट हो जाएगा। आप जब भी देखेंगे, मेरे साथ ऐसा तब हुआ था, मेरे पास रिलायंस का शेयर था और जब रिलायंस के शेयर ने हर रिलायंस के शेयर वाले को एक जियो का शेयर दिया था, तो लगभग 150 या 200 रुपये का ये शेयर था। तो जिस दिन जियो फाइनेंस के शेयर आपके अकाउंट में आए थे ना, मेरे अकाउंट में आए थे, उस दिन रिलायंस का शेयर उतने रुपए टूट के और वो पैसा नेट एडजस्ट हो गया था। मतलब कि जो मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू था उसमें ऑलरेडी, वो उतना, ऐसा नहीं है कि वो मेरे को जियो फाइनेंस का शेयर एक्स्ट्रा मिला था, नहीं, वो मेरे ही कैपिटल में एडजस्ट हो गया था। तो पहली बात तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि वो आपको आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन आपका कैपिटल की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वो ओवरऑल उसी कैपिटल में एडजस्ट होकर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। बस ये चीज़, ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो बोनस शेयर का नाम देख के और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं कि शायद मेरे पास 2 शेयर होंगे तो मेरे को 1 शेयर मिल जाएगा, मैंने 50,000 के शेयर लिए हैं तो शायद मुझे 25,000 के शेयर फ्री मिल जाएंगे, मतलब मेरे पास टोटल 75,000 के शेयर हो जाएंगे। तो पहले मैं उनको बता दूं कि वो 50,000 ही वैल्यू रहेगी, बस वो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। हाँ, इसका फ़ायदा ये होता है कि सपोज आज कोई कंपनी है और वो किसी भाव पे है, तो कल को दोबारा वो कंपनी वो भाव लेने की क्षमता रखती है। मतलब सपोज आपके पास वो 100 शेयर्स पे 50 शेयर और क्रेडिट आपके पास हुए, तो अगर आप उस कंपनी में और लॉन्ग टर्म जाते हो तो उस केस में वो जो 50,000 के शेयर हैं, जो पहले आपके पास 100 थे और अब 150 हैं, वो 150 शेयर जब बढ़ेंगे तो वो ओवर मतलब लॉन्ग पीरियड 1 साल या 1.5 साल या 2 साल, तब वो आपके 75,000 बन जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है बोनस शेयर का और इसलिए कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है एकदम? सर आपकी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही कुछ, ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि SBI ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू मतलब QIP इशू किया है। आज ही की हेडलाइंस थी, न्यूज़ हेडलाइंस थी, तो उन्होंने आज ही इशू किया है। तो इसका क्या मतलब है, क्या ये कंपनी के लिए अच्छा होता है या क्या ये कंपनी के लिए बुरा होता है? तो पहली बात तो SBI, जितने भी बैंक्स हैं ना स्पेशली, वो सबसे ज़्यादा QIP इशू करेंगे। रीज़न बता देती हूँ, जितने भी बैंक्स हैं ना उनको पैसा चाहिए, उनके लिए कैपिटल एक रॉ मटेरियल है। वो आगे लोन तभी बांटेंगे जब उनके पास इस तरह का कैश बार बार अवेलेबल होगा। और QIP इज इक्वल टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये इनके लिए एक कैपिटल रेजिंग टूल होता है, ठीक है।
जो कि आईपीओ से अलग है। देखो आईपीओ अगर कोई कंपनी लाएगी ना तो उसको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, सेबी को बहुत सारा डेटा प्रोवाइड कराना होगा, वेट करना होगा, मतलब ये पूरा 1-1.5-2 महीने का प्रोसेस है, कम से कम 2-3 महीने का प्रोसेस है कंपनी को आईपीओ के थ्रू पैसा मिलने में। आईपीओ में भी क्या होता है, कंपनी एक निश्चित रेट पे अपने शेयर हम लोगों को देती है और हम लोगों से पैसा लेती है, एक तरह से कैपिटल रेज करने का टूल है। लेकिन ये जो QIP है ना, ये पब्लिक को ना वो शेयर्स देके, ये होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, ये होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जिनको कि एक साथ में 1 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 करोड़, इस तरह से बड़े बड़े पैसा वो लोग लगाते हैं। हम लोगों के लिए नहीं होता, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता कि हम जाके 5,000 का QIP ले लेंगे, 10,000 का ले लेंगे, नहीं, ये बड़ा बड़ा पैसा लगाने वाले जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उनको जारी किया जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ बॉन्ड और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का होता है, 5 साल 10 साल के लिए होता है। तो ये कंपनी को जैसे तुरंत उसको पैसे की जरूरत है, तुरंत SBI को पैसे की जरूरत है और वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहती है, तो वो डिबेंचर जारी करेगा, इसको डिबेंचर भी कहते हैं, डिबेंचर जारी करेगा। और डिबेंचर की एक खासियत होती है कि ये फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं और पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं। तो ये दोनों ही तरह के डिबेंचर्स में क्या फायदा होता है कि अगर वो जिस पर्सन ने भी इसको इशू कराया है, सपोज कि SBI के QIP में मैंने सपोज 10 करोड़ रुपया लगाया है, तो ये बाद में मेरी इच्छा रहेगी कि 10 साल बाद चाहे तो मैं उस डिबेंचर पे वो मेरा पैसा प्लस ब्याज SBI से ले लूं, जो कि एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रहेगा उसका, जो भी होता है वो 8% 10% वो फिक्स होता है पहले से, वो बार बार फ्लक्चुएट नहीं होगा। जबकि रेपो रेट फ्लक्चुएट होगी और इन बहुत सारी रेट्स फ्लक्चुएट होती है, लेकिन डिबेंचर पे जो बॉन्ड पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दी जाती है वो उसी तरह से मुझे भुगतान की। और इसमें मेरा ये फायदा है कि मेरे को ऊपर नीचे नहीं, मेरे को कुछ पैसा सपोज अगर अपना पैसा इस तरह का रखना है कि मेरे को फिक्स्ड, जैसे कि FD टाइप चीजें होती है ना कि फिक्स्ड मेरे को रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो मैं QIP में बड़ा पैसा SBI को दे दूंगी। तो ये एक SBI के लिए तो ये फायदा है कि उसको IPO जैसी लेंदी प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, और मेरे लिए ये फायदा है कि मेरा पैसा एक जगह फिक्स्ड कहीं पे चला जाएगा, वहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे ये वो नहीं होगा। और वो डिबेंचर्स है ना कन्वर्टेबल, फुली कन्वर्टेबल और पार्शियली कन्वर्टेबल होंगे। चाहूँ तो मैं आज से 10 साल बाद अपना पैसा, अपना कैपिटल SBI से ले लूँ, और मेरा मन करेगा तो मैं SBI के शेयर्स ले लूँगी। ये मतलब होता है ये QIP का। तो ये कुछ भी ना बैंक के लिए नुकसानदायक है ना ये मेरे लिए नुकसानदायक है। इट इज लाइक एन IPO जिसमें कंपनी कैपिटल रेज करेगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, और वहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बड़ा बड़ा पैसा SBI को देते हैं। ठीक है, आपकी क्वेरी सॉल्व। अच्छा, आज फिर नेक्स्ट जो क्वेरी थी वो ट्रेडिंग को लेके थी। वो सर आज मुझे नहीं पता वो हैं कि नहीं है। उनकी क्वेरी थी नंबर 1 कि क्या पोजीशनल ट्रेड शॉर्ट पता होने पे भी क्या हम अपने कैपिटल का सारा, मतलब ट्रेडिंग का सारा पैसा हम पोजीशनल ट्रेड्स में लगा सकते हैं, या 4 से 5 स्टॉक में हमें डिवाइड करके लगाना चाहिए। तो मैं बार बार आपको लगभग अपनी हर क्लास में ये चीज़ बताते रहती हूँ कि किसी भी एक स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगाना। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक सिगाची इंडस्ट्रीज नाम से एक फार्मा स्टॉक था, वहाँ पे एक रात में इतना बड़ा नुकसान हो गया और अगले ही दिन, मतलब वहाँ पे आग लगी थी फैक्ट्री में, किसी की गलती नहीं है, ना कंपनी के मालिक की गलती है, ना फार्मा सेक्टर की गलती है, ना फार्मा सेक्टर पे कोई बैड न्यूज़ है, लेकिन रात में उनके एक बड़े प्लांट में आग लग जाती है और अगले ही दिन स्टॉक 20% का लोअर सर्किट पे आता है। तो इसमें गलती किसी की भी नहीं है, लेकिन अगर किसी पर्सन ने अपने ट्रेडिंग के नाम का सारा पैसा एक स्टॉक में लगा के रखा है तो उसका तो गया 20% कैपिटल साफ। तो ये दिक्कत है कि आपका पैसा जितना ज़्यादा डिवाइडेड रहेगा उतना ज़्यादा आपका रिस्क भी डिवाइडेड रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ट्रेडिंग के नाम पे 1 लाख 2 लाख रुपया, आपके पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू है 10 लाख 12 लाख 20 लाख, और आप 1-1 2-2 लाख रुपए से अगर ट्रेडिंग करेंगे, तो अगर प्रॉफिट आपको बड़ा होगा ना, तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहो कि जिस दिन नुकसान होगा उस दिन भी वो नुकसान आपको 20-25-30 हज़ार का नुकसान एक साथ हो जाएगा। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के की हुई ट्रेडिंग एंड ऑफ 30 डेज, आप 30 डेज का एवरेज देख लेना, आपको लॉस में ही रखेगी। इट नेवर हैपन्स टू प्रॉफिट। आपने अगर इस तरह से
कहीं भी कुछ भी बिना कुछ सोचे समझे पैसा लगाया, आज वहाँ लगाया, कल वहाँ लगाया, करके देख लो 30 डेज का एवरेज। ये सब काम मैंने करके देखे हैं, ये सारी चीज़ें हेल्पफुल नहीं है। तो ट्रेडिंग, पहली बात तो ट्रेडिंग में पैसा वही लगाना है, मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है, ट्रेडिंग किसी भी कंपनी के ट्रेड में पैसा बस उतना ही लगाना कि वो पूरा भी उड़ जाए ना तो आपके पोर्टफोलियो को ज़रा सा भी नुकसान ना हो, ठीक है। आपको जितना आपको आगे तक जाना है ना, उतना आपको ट्रेडिंग कम से कम पैसे से करनी है। मतलब वो ट्रेडिंग का आप अमाउंट फिक्स कर लो। सपोज आपका अगर कैपिटल 10 लाख का है ना, तो ट्रेडिंग के लिए आप या तो 15-15 हज़ार के स्लॉट रखो या 20-20 हज़ार के स्लॉट रखो। अगर इससे ज़्यादा के स्लॉट आप रखोगे ना, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मैं मान के चलती हूँ पोर्टफोलियो वैल्यू का 2% जो होता है ना, बेस्ट जो आता है, इससे ज़्यादा पूरे पोर्टफोलियो वैल्यू का 2% से ज़्यादा आपको ना तो ट्रेड, ना पोजीशनल ट्रेड, ना स्विंग ट्रेड, किसी भी तरह के ट्रेड में आपको पैसा नहीं लगाना है अनटिल अनलेस कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फंडामेंटल की नहीं है। और अगर स्ट्रांग फंडामेंटल की कंपनी है तो फिर गो विद दैट कंपनी लॉन्ग टर्म, फिर आपको ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। उसमें फिर आप 5% 7% मैक्सिमम पैसा भी लगा सकते हो, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको लॉन्ग टिकना है, लॉन्ग बैठना है। एक बार लगाया, बाय एंड फॉरगेट, कंपनी बढ़ती जाएगी, स्टॉक प्राइस आगे आगे चलता जाएगा। दूसरा इनकी क्वेरी थी ट्रेडिंग स्टॉक को लेके कि क्या साइक्लिक स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट स्टॉक की तरह हम डील कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो इसके करने के क्या नुकसान है। तो मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि अगर साइक्लिक सेक्टर में आप स्टॉक से पैसा टेक्निकल चार्ट्स पे, जब टेक्निकल चार्ट सेलिंग शो करने लगे और सैचुरेशन शो करने लगे, और तब आप अगर उन प्राइस से वहाँ से पैसा नहीं निकालते हो, तो दिक्कत ये आती है कि आपका CAGR जो कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रिटर्न्स हैं वो आपके बहुत कम हो जाएंगे। सपोज आज इसी टाटा मोटर्स की बात कर लेती हूँ, किसी ने सपोज 600 रुपये पे टाटा मोटर्स में एंट्री ली आज से 1-1.5-2 साल पहले, उसके बाद 600 रुपये से उस स्टॉक ने 1150 रुपये का हाई लगाया। आप सबको पता है ऑटो सेक्टर एक साइक्लिक सेक्टर है, और अगर किसी साइक्लिक सेक्टर में आपने टाइम से प्रॉफिट बुक, जब टेक्निकल चार्ट चिल्ला के कह रहा था कि चार्ट सैचुरेटेड है, स्टॉक पे कभी भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और मैंने अपना जो टाटा मोटर्स है ना वो 2 पार्ट्स में काटा था। एक तो मैंने काटा था 1010 रुपये पे मैंने फर्स्ट काटा था, और उसके बाद 950 मैंने लास्ट 950 तक वेट किया था, फिर मैंने टाटा मोटर्स काट लिया था। उसके बाद लोगों ने हर गिरते प्राइस पे टाटा मोटर्स को एवरेज किया। उन्होंने 800 पे टाटा मोटर्स लिया है, 700 पे टाटा मोटर लिया है, लॉन्ग टर्म के नाम पे टाटा मोटर लिया है, और अभी भी ले रहे हैं, मज़े की बात है। तो जितने भी साइक्लिक सेक्टर है ना, उनको स्पेशली आपको चार्ट्स पे डील करना है। अगर आप चार्ट्स पे डील नहीं करोगे तो आप इस हाई और लो के बीच में ही गोते खाते रहोगे। आपने देख भी लिया होगा 1150 के हाई के बाद में टाटा मोटर्स ने 600 का लो भी दे दिया। तो जो पर्सन लॉन्ग टर्म हुआ भी है यहाँ पे, जिस पर्सन ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया भी है, तो क्या उसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ने आज 2 साल बाद भी उसको कोई रिटर्न दिया होगा? या तो बहुत वो नेगेटिव रिटर्न है, या वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर रिटर्न है, अगर उन्होंने 600 के आसपास भी एंट्री की है तो। ठीक है, या तो लॉन्ग टर्म का मतलब आपके लिए होना चाहिए अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, 25-30 साल, कि आपने 600 रुपये का टाटा मोटर्स लिया और आप 25-30 साल बाद उसको 10,000 रुपये तक जाते हुए देख रहे हो। लेकिन इतनी गुंजाइश किसी में होती नहीं है। जिस तरह के रिटेल इन्वेस्टर आजकल मार्केट में है ना, 99% लोग वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको 1-2 महीने में कितना पैसा मिल सकता है यहाँ से। उनसे अगर 1 साल भी रुकने के लिए कहा जाए ना किसी स्टॉक में, उनको हर दिन रात बेचैनी होती है। आज ये स्टॉक ऊपर गया, नीचे गया, 2 रुपये ऊपर गया, 3 रुपये नीचे गया, एंग्जाइटी हो गई, प्रॉफिट बुक कर लिया, 1000 दिख रहे थे, कल नहीं मिलेंगे। इतनी ज़्यादा लोगों में एंग्जाइटी के लेवल्स है ना स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आप लोग 9 से पूरा 3 तक मार्केट देखोगे, और फिर इस तरह की जो गलतियां हैं ना, ऊपर नीचे जो स्टॉक ऊपर नीचे होता है, उसके साथ साथ इमोशंस ऊपर नीचे। तो सबसे पहली बात तो साइक्लिक सेक्टर अगर आपको डील करने हैं और प्रॉफिट्स निकालना है तो टेक्निकल चार्ट्स ओनली मतलब जो बेस्ट वे है। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर आपको जाना है तो वो जाओ फंडामेंटली गुड स्टॉक में फंडामेंटल एनालिसिस करके, उसमें आप बैठो आराम से लॉन्ग टर्म। लेकिन मैंने अपनी क्लास में आपको बताया हुआ भी है कि कौन कौन से स्टॉक साइक्लिक हैं और कौन कौन से नॉन साइक्लिक हैं, जिसमें आप लॉन्ग टर्म बने रह सकते हो। हर 6 महीने में आपको वो प्राइस बढ़ा हुआ दिखेगा, चाहे वो आज से 10 साल बाद देख लेना, चाहे वो आज से 10 साल पहले का चार्ट देख लेना। लेकिन साइक्लिक सेक्टर देख लेना, साइक्लिक सेक्टर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट से एकदम हाई पे जाएगा और उसके बाद में वो वहाँ से वापस
जो उसका लो था ना उसी के आसपास वापस आके रुकेगा। टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है अभी भी, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के नुकसान। साइक्लिक सेक्टर में कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। उसके बाद ये पूछते हैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक में बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, एसआईपी मोड में बाइंग करनी चाहिए या एक साथ सारा पैसा लगा देना चाहिए। तो इसके बारे में मेरा ये कहना है कि अगर आपने प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, एकदम कहते हैं ना कि 10 के 10 कैटेगरीज में आपने फंडामेंटली स्टॉक एकदम जांच परख लिया, बेस्ट है। उसके बाद में आपको एसआईपी करने का कोई खास मतलब नहीं है। मैं कहती हूँ एक साथ सारा पैसा लगाओ एंड फॉरगेट फॉर 2-3 ईयर्स, ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है और आपके अभी फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं है, अच्छा इस फंडामेंटल के साथ में आपको टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेना है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको अगर टेक्निकल चार्ट प्रॉपर एंट्री दे रहा है, फंडामेंट में बहुत बार ऐसा होता है बहुत अच्छे अच्छे फंडामेंटली गुड स्टॉक्स को 3-3, 6-6 महीने भी मेरे आज भी इस तरह के स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में हैं जो शायद मैंने जनवरी से मेरी वॉच लिस्ट में हैं, बट मुझे उनमें अभी एंट्री नहीं दिखाई दे रही, मुझे अभी भी उनमें थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है, इसलिए मैं उनसे बाहर हूँ। लेकिन जिस वक्त मुझे उन टेक्निकल चार्ट्स पे पूरा दिखेगा कि यस नाउ स्टॉक इज मतलब रेडी फॉर द ब्रेकआउट, हम जाके उसमें एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एसआईपी आपको तब करनी है जब, देखो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का एक्चुअल मतलब वो है कि आपको टेक्निकल का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कब स्टॉक लेना है कब स्टॉक नहीं लेना है। उस केस में आप स्टॉक में एसआईपी कर देते हो कि भैया ये अच्छा स्टॉक है, आपको ये तो पता चल गया कि ये अच्छा स्टॉक है, लेकिन आप उसको बाय करते जाते हो 10 स्टॉक लिए फिर 10 स्टॉक लिए। लेकिन अगर फंडामेंटली स्टॉक एकदम 100% शुद्ध है और आपने टेक्निकल चार्ट पे बेस्ट उसके लोज देख लिए हैं, आप पूरा पैसा एक साथ लगा दो। बस इतना कर सकते हो कि 1 से 2 महीने के पीरियड में उस 2 महीने का पीरियड ऐसा होता है, एक वो चीज़ बताती हूँ, बहुत आपको मैंने बताई भी होगी। 2 महीने का पीरियड एक स्टॉक को 2 महीना ज़रूर देना चाहिए, या तो वो उस 2 महीने में स्टॉक नीचे गिरने लगेगा या वो उस 2 महीने में स्टॉक ऊपर की तरफ चलने लगेगा। अगर स्टॉक नीचे गिरने लगे मतलब अभी भी स्टॉक में डाउनसाइड पॉसिबल है, अभी भी स्टॉक में डाउनसाइड और कंसोलिडेशन का गेम चल रहा है, और अगर वो उन 2 महीने में आपके प्राइस से आपको ऊपर दिखे, दैट मीन्स आप समझ लेना स्टॉक ने अपना लो बना चुका है। 2 महीने बहुत होते हैं किसी एक प्राइस पे टिके रहने और उससे ऊपर चलने के लिए, लो बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर स्टॉक 2 महीने भी उस प्राइस पे है, उस प्राइस पे मतलब 1-2% का ऊपर नीचे चलेगा, बट नॉट मोर देन 2-3-4%, ठीक है। तो अगर स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है, आप उसमें फिर पूरा पैसा एक साथ लगाओ, फिर एसआईपी करने का कोई मतलब नहीं है। एसआईपी वो लोग करें जिनको फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक तो अच्छा चूज करना आ गया, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पे नहीं पता कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एसआईपी में बाइंग करनी है कि हाँ। अब ये कहते हैं कि अगर किसी स्टॉक में एवरेज करना है और वो स्टॉक डिप कर गया, मतलब स्टॉक गिर गया, स्टॉक अच्छा था स्टॉक गिर गया और वो उसको अब आपको एवरेज करना है, तो सेम जो मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट बताया कि अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और टेक्निकल चार्ट्स पे एवरेज की, मेरे टेक्निकल क्लास में एक पूरी एवरेज पे ही क्लास लूँगी आपकी कि एवरेजिंग करने की क्या स्ट्रैटेजी है, कब एवरेज करना है और कब एवरेज बिल्कुल नहीं करना है और इनफैक्ट लॉस बुक करके उस स्टॉक से बाहर निकलना है। एक पूरी क्लास अपनी इस पे होगी, तो उस पर मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको एवरेजिंग के प्रॉपर लेवल्स मिल रहे हैं, मैंने अभी हाल ही में एक स्टॉक में मैं फंस गई थी, एक स्टॉक में एंट्री की थी, किसी वजह से स्टॉक गिर गया था, 20% से ज़्यादा गिर गया था, तो मुझे थोड़ा लगा कि नहीं अभी इस स्टॉक में रुकना शायद सही नहीं है, तो मैंने उस स्टॉक में उस गिरने का प्रॉपर जो एवरेजिंग के मेरे लेवल निकालने का तरीका है उसमें एक साथ लमसम में जाके मैंने पैसा लगाया। और उसके बाद में आज की डेट में वो जब भी आप एवरेज करते हो और स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है, देखो एवरेजिंग के लेवल्स निकालने बहुत ज़रूरी हैं। बिना उसके अगर एवरेजिंग कर लिया आपने तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने जो पैसा लगाया है वो पैसा आपका वापस आपको मिल जाए, ठीक है। तो फिलहाल एवरेजिंग के लिए ये स्ट्रेटजी है कि आपको लमसम में ही पैसा लगाना है। अगर टेक्निकल चार्ट पे प्रॉपर लेवल्स एवरेजिंग के निकल रहे हैं, फिर डरना नहीं है, फिर आराम से अगर आपने स्टॉक पे पैसा लगाया है वो एक जंप आपको ज़रूर देगा और आप उस स्टॉक से आराम से एग्जिट ले पाओगे बिना विदाउट लॉस के, ठीक है। इनका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फंडामेंटली गुड स्टॉक कंसोलिडेशन में हो तो एसआईपी अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो मैं बोलूँगी अगर फंडामेंटली गुड स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है तो उसको अक्यूमुलेट करने की बजाय मुझे लगता है
कि लमसम पैसा डालो, वेट कर लो, वो प्रॉपर आपको अच्छे से सपोर्ट बनाते हुए दिखेगा, टेक्निकल चार्ट्स पे प्रॉपर एंट्री देगा, और उस प्रॉपर एंट्री पे जाके लमसम एक साथ पैसा लगा देना बजाय कि एसआईपी लगाने के। वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना है, हर 15 दिन में प्राइस ट्रैक करना है, डेली दिन में 50 बार ट्रैक करने से स्टॉक कुछ नहीं होता है, स्टॉक बहुत धीरे धीरे मूव करता है। अगर आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी स्टॉक एक साथ 50% नहीं जाएगा और एक साथ 50% नहीं टूटेगा। अगर स्टॉक में डाउन साइड है तो वो भी बहुत स्लोली धीरे धीरे जाएगा, अनटिल अनलेस कुछ डिजास्टर ही ना हो जाए, तो वो अलग बात है। बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं ऐसे जो 15 दिन में डबल हो जाते हैं। अभी हाल ही में अपना पीसी ज्वेलर्स और जेपी पावर, दो इसी तरह के स्टॉक्स थे। मेरे 2 वीडियोस, शायद जेपी पावर वाला तो मैं कल पोस्ट कर दूंगी पूरी केस स्टडी, और पीसी ज्वेलर्स की केस स्टडी भी मैं जल्दी दूंगी आपको। तो वो अलग तरह के स्टॉक्स हैं, लेकिन जब हम इन जनरल अच्छे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं ना, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि एसआईपी अक्यूमुलेट करने की बजाय आपको एक साथ लमसम पैसा लगाना है जब भी आपको लगेगी टेक्निकल चार्ट्स पे सही एंट्रीज मिल रही हैं। फिर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टॉक गिरने पर भी 40-60% प्रॉफिट दे रहा हो तो प्रॉफिट बुक करें या एवरेज करें? तो देखो, पहली बात, अगर कोई स्टॉक 50% गिर गया, अपने ऑल टाइम हाई से 50% गिर गया ना, तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वो कोई छोटा मोटा रीज़न नहीं है। लाइक आई से, अगर टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं, अगर टाटा मोटर्स अपने ऑल टाइम हाई जो उसने 1150 का दिया था, ऑल टाइम हाई से वो 50% गिर गया, तो इसका मतलब कि वो स्टॉक में कुछ दिक्कत है। अब टाटा मोटर्स के साथ क्या दिक्कत थी कि ये एक साइक्लिक स्टॉक है, तो इसी तरह से आपको ये पहचानना पड़ेगा कि वो दिक्कत क्या है। क्या वो साइक्लिक सेक्टर है, या जैसे मैंने अभी बताया कि एक कंपनी थी उसमें आग लग गई, रातों रात आग लग गई और अगले दिन स्टॉक 20% नीचे मिला, तो वो दिक्कत का रीज़न क्या है, और फिर उस दिक्कत से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपनी कब तक उभर पाएगी, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। 30-40%, मैं तो कहती हूँ कि 20% भी अगर किसी स्टॉक में गिरावट है ना, तो उसकी कोई बड़ी वजह है। इस वक्त आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 20-30-40% गिरे हुए हैं, तो आपके पास उस गिरावट का रीज़न होना चाहिए। अनटिल अनलेस आपके पास उस गिरावट का रीज़न नहीं है, पहली बात तो फंडामेंटल ग्राउंड पे आपके पास उसका रीज़न होना चाहिए। फंडामेंटल ग्राउंड पे अगर रीज़न आपके पास है कि अगर ये स्टॉक इसलिए गिरा हुआ है, अगर वो इसलिए का रीज़न है, देन आपको टेक्निकल चार्ट्स को टटोलना पड़ेगा कि टेक्निकल चार्ट्स अब क्या कहते हैं, कहाँ पे जाके सपोर्ट बनेगा। और सपोर्ट बनते बनते, जब भी, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जब भी गिरावट मोर देन 20% है ना, तो कम से कम कंसोलिडेशन में बता रही हूँ 6 महीने का होता है। समटाइम्स ये 6 महीने से 3 साल का भी कंसोलिडेशन होता है, जो कि टाटा मोटर्स के केस में हो सकता है। टाटा मोटर्स जिस वक्त अपने ऑल टाइम हाई से 20% गिरा था ना, तब से आप लेके चलना कि ये कंसोलिडेशन और डाउनसाइड कम से कम 3 साल चल सकता है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझनी है, लेकिन आप इसको एज अ केस स्टडी ले सकते हो। मेरे पास ना तो टाटा मोटर्स अभी है ना वॉच लिस्ट में है, इसको मैं 1 साल बाद देखूंगी, अभी मैं इसको देख भी नहीं रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी इतना बड़ा डाउनसाइड आया है ना, मतलब उस स्टॉक में कुछ दिक्कत है, और वो सारी दिक्कतों का रीज़न मेरे पास है, टेक्निकल चार्ट्स में देख चुकी हूँ। और टेक्निकल चार्ट्स पे आप मान के चलना, कंसोलिडेशन पीरियड मिनिमम 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक का भी होता है। और अगर स्टॉक गलत है, ये तो टाटा मोटर्स की बात कर रही हूँ, बहुत रिनाउंड कंपनी है, रिनाउंड बिजनेस है, एक अलग ब्रांड है। अगर आप किसी गलत स्टॉक में फंस जाते हो, अगर आप किसी गलत स्टॉक में फंस गए ना, तो उसके बाद तो आप मान के चलना कि ये जो 3 साल का पीरियड है ना, पॉसिबली आपका वो ऑल टाइम हाई कभी आए ही ना। रिलैक्सो फुटवेयर हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड ट्री लोग फंसे हुए हैं, 900 पे हैप्पीएस्ट माइंड ट्री में लोग फंसे हुए हैं। और इस साल के हिस्टोरिक मल्टीबैगर, IRFC, RVNL, बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स हैं, ये इस तरह के स्टॉक्स हैं ना कि यहाँ पे जो लोग फंस गए, और आज स्टॉक जो 30-40% गिरे हुए हैं, नेवर नोज, मतलब नहीं पता ये 5 साल कंसोलिडेशन देंगे कि कितना देंगे, 3 साल देंगे, अनटिल कोई गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पॉलिसी अनाउंस नहीं हो जाती या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी तरह का सपोर्ट नहीं आ जाता ना, तब तक इन स्टॉक का दोबारा अपना ऑल टाइम टच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं मतलब लिस्ट दे सकती हूँ कि ये वो वाले स्टॉक हैं जो
इम्पॉसिबल, इनका हाई कभी ब्रेक ही नहीं होगा, आप देख लेना। और मैं दावा कर सकती हूँ बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में इस वक्त 2021 से स्टॉक पड़े हुए हैं जो आज तक वो एवरेज करते जा रहे हैं, बस हर गिरते हुए प्राइस पे एवरेज कर रहे हैं, और आज तक उनका बाइंग एवरेज भी उतना नहीं आया जो उनका मार्केट वैल्यू है। वो जहाँ एवरेज करते हैं ना स्टॉक, और उससे नीचे गिर जाते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, मतलब 100-150 स्टॉक्स तो रिनाउंड, मतलब जो आपके सामने आते रहते हैं ना, आप उनको खरीदते भी रहते हो। इस तरह के स्टॉक्स हैं जो सिर्फ गिरावट 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 शो करते हैं, आप उन्हें बाई करते जाओ। तो इस तरह के स्टॉक्स को जो 30-40% गिर चुका है बिना प्रॉपर रीज़न जाने, लोग कहा करते हैं कि जैसे ही कोई स्टॉक गिरा, और आप अभी एक स्टॉक में मेरी वॉच लिस्ट में था, वो अब मैंने वॉच लिस्ट से भी हटा दिया। ड्रीम फोक्स करके एक स्टॉक था जो मैंने वॉच लिस्ट में रखा था, उसकी जो इंडस्ट्री है ये वो देख के, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ, मतलब मल्टी बैगर स्टॉक मुझे भी चाहिए, और स्मॉल कैप माइक्रो कैप इनकी तरफ, माइक्रो कैप तो नहीं लेकिन ये स्मॉल कैप की तरफ मेरी नज़रें रहती हैं। तो कुछ कुछ स्टॉक्स मैं वॉच करते रहती हूँ। स्टॉक्स गिर गया अपने ऑल टाइम हाई से, और बहुत अच्छा खासा गिर गया। तो इस तरह के स्टॉक्स में बजाय कि एवरेजिंग की अपॉर्चुनिटी तलाशने के, आपको ये समझना होगा कि बुल मार्केट के बुलबुले थे जो कि फिनिश होते जा रहे हैं। जैसे ही बेयर मार्केट और जैसे ही रिसेशन वाला मार्केट आया है ना, उस केस में ये असली अपनी औकात पे आते जा रहे हैं। ये उस तरह के स्टॉक्स थे। तो कभी भी 40% 50% अगर स्टॉक गिर जाए तो आप उसको ज़रूरी नहीं कि आप उसको एवरेज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आज की क्वेरी सेक्शन। जितनी भी क्वेरीज आज मेरे पास आई थी मैंने सबका आंसर कर दिया है। अब मैं करूँगी अपनी क्लास स्टार्ट। तो ये हो गया मेरा क्वेरी सेक्शन, और अब क्वेरी के बाद मैं अपनी क्लास स्टार्ट करती हूँ। क्लास का टॉपिक है स्टॉक मार्केट होता क्या है। बहुत लोगों को यही नहीं पता है स्टॉक मार्केट होता क्या है। उनकी नज़रों में मोबाइल में एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है और दिन रात 9 से 3 बजे तक मोबाइल का प्राइस ट्रैक करना है। उनकी नज़रों में ये स्टॉक मार्केट होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट इसके अलावा बहुत कुछ होता है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग आपने कर ली ना, आपके लिए स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट मेरी जो फंडामेंटल क्लासेस है ना, आपको ये सिखा देंगी कि स्टॉक मार्केट में लॉस से कैसे बचना है। और अगर आप स्टॉक मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग समझ गए तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में मेरी ये बातें बहुत प्रॉफिट करेंगी। मेरे मेंटोर्स मुझे ऐसे ही समझाया करते थे। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, इनमें से बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे समझाई सिखाई हैं, और बहुत सारी चीज़ें मेरा अपना एक्सपीरियंस गैदर किया हुआ है। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो क्लास स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखिए, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। लोग बहुत अलग अलग तरह से बोलते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट को मैं अपने एक सिंपल लाइन में आपको बताऊं, ये केवल और केवल एक इंटरफेस है। केवल आपके और कंपनी के बीच में कांटेक्ट कराने का, मतलब एक स्वैप कराने का। कंपनी को पैसा चाहिए, आपको उसमें हिस्सेदारी, शेयर का इटसेल्फ अगर आप हिंदी देखने जाओगे ना तो उसमें हिस्सेदारी है। तो किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेना। अब आप क्या करते हो शेयर मार्केट के नाम पे, आप जानते हो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, एक प्राइस जो आपको 9 से 3 के बीच में फ्लक्चुएट होता दिखता है। आपकी नज़रों में शेयर मार्केट बस उतना ही है। शेयर का मतलब सिर्फ उतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पता। लेकिन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट क्या है? एक कंपनी है, उसको पैसा चाहिए, उसको बिजनेस में आगे ग्रोथ करनी है। आपके पास वो पैसा है, आपको वो पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। मैं इतना अभी भी कह सकती हूँ कि जितने भी मेजर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, ठीक है, एक्सेप्ट आजकल गोल्ड भी बहुत अच्छा चल रहा है। गोल्ड के रिटर्न्स भी इन दिनों में बहुत अच्छे आ रहे हैं। खास करके 23-24 के बाद से जो ये मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, और यूक्रेन क्राइसिस और कोरोना से ही मैं देख रही हूँ कि जो खास करके गोल्ड के प्राइस है ना, पहले गोल्ड का रिटर्न इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा अब हो चुका है। लेकिन फिर भी गोल्ड के साथ एक और समस्या है कि अगर गोल्ड आपने बाय कर लिया तो उसके फिर सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू हो जाता है कि उसको आप रखेंगे तो लॉकर में रखेंगे, घर में आप गोल्ड रख नहीं सकते। लेकिन स्टॉक आप अपने डीमैट अकाउंट में आराम से रख सकते हो। तो स्टॉक मार्केट इज जस्ट एन इंटरफेस, और वो इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है एनएसई और बीएसई। जैसे वेजिटेबल मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, और बहुत सारे मार्केट हैं, उसी तरह से एनएसई और बीएसई एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम जाते हैं। वो जाएंगे, फिजिकली नहीं जाएंगे, वर्चुअली जाएंगे थ्रू आर डीमैट अकाउंट्स।
वहाँ हम जाते हैं एनएससी और बीएससी में, और वहाँ पे हम अपना जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब कि हम उस किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी चाहते हैं, फिर एनएससी और बीएससी वो ट्रेड एग्जीक्यूट कराते हैं, और वो जो हिस्सा है जिस कंपनी में हम हिस्सेदारी चाहते हैं, वो हिस्सा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये जो 1 शेयर 2 शेयर, एक कंपनी के पास पूरे बिजनेस के हज़ारों करोड़ों शेयर होते हैं, उस केस में हम अगर उस कंपनी में हिस्सेदारी चाहते हैं तो हमारे अकाउंट में वो नंबर ऑफ शेयर्स, उतना हिस्सा, जितने पैसे हम लगाएंगे, 50,000 1 लाख। अच्छा, कभी भी आप ये नहीं सोचते, मेजॉरिटी लोगों की बात कर रही हूँ, जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, वो कभी भी ये सोचते ही नहीं है कि वो एक बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं, वो एक बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। दे ऑलवेज, वो हमेशा, जैसे वो गैम्बलिंग रिंग होता है ना, उसमें पैसा लगाया, इस नंबर पे पैसा लगाया। मैं आज भी आपसे कॉन्फिडेंट, मतलब एकदम 100% कह सकती हूँ, आज भी 90% रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो उस गैम्बलिंग नंबर पे पैसा लगा रहा है। वो पैसा लगा रहा है, टाटा मोटर्स 600 रुपये हो गया, टाटा मोटर्स 650 जाएगा, पैसा लगा दो। उन्हें कुछ नहीं पता कि टाटा मोटर्स का क्या बिजनेस है, कंपनी पे कितना कर्जा है, कंपनी कब कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है, कब कंपनी का प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाता है, कंपनी के आगे क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं एक चीज़ बस आप लोगों से कहूँगी, फंडामेंटल एनालिसिस का बस एक सिंपल सा जो ये काम है ना, वो ये करना है कि आपको उस कंपनी की, आपको उस जिसमें भी आप पैसा लगा रहे हैं, क्या वो पैसा लगाने लायक है। हम सारे के सारे लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम लोगों के लिए 10-20 हज़ार रुपये मायने रखता है। जो स्टॉक मार्केट है ना, आजकल लोगों ने गैम्बलिंग बना दिया है, और गैम्बलिंग की वजह से आप उसमें सिर्फ, मैं मान के चल रही हूँ कि किसी को फंडामेंटल एनालिसिस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, फंडामेंटल एनालिसिस कोई करता ही नहीं है। आपने भी जब पहली बार कोई स्टॉक लिया होगा ना, आपने बिना फंडामेंटल एनालिसिस के वो स्टॉक लिया होगा, और ये वो रीज़न है जो आपके लॉस की वजह बनता है। जिसने भी फंडामेंटल एनालिसिस इस पे पकड़ बना ली ना, उसको लॉस कभी भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा ये समझ में आ जाएगा कि अगर ये 100 लिस्ट जो कंपनी मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से कौन सी नहीं लेनी है, ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस बता देगा। मैं अगर जैसे स्टॉक चूज़ करती हूँ, मैं स्टॉक बाय करती हूँ, तो उससे पहले मैं डेली कम से कम 50 स्टॉक अपनी नज़रों के सामने से गुजारती हूँ। लेकिन किस बेसिस पे? फंडामेंटल एनालिसिस। जब एक स्टॉक फंडामेंटली गुड है ना, एक स्टॉक फंडामेंटली फाइन है ना, उसके बाद वो आता है मेरे टेक्निकल पे। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया है, उस नंबर को गैम्बलिंग बना के कि टेक्निकल चार्ट्स पे खोलते हैं सबसे पहले ये नंबर, और टेक्निकल इतनी ज़बरदस्त तरीके से फेल होते हैं ना, मैं आपको आगे आगे चल के दिखाऊंगी। अगर कंपनी में दम नहीं है तो वो स्टॉक ताश के पत्तों की तरह झड़ते हुए गिरते हुए आपको दिख जाएंगे। और यही बहुत सारे अभी जो स्टॉक इस वक्त धुआंधार आपको एक महीने में 10-10 और 100% की तेज़ी दिखा रहे हैं ना, ये वही स्टॉक हैं जो केवल ऑपरेटर प्ले करा रहा है। कंपनी में कोई दमखम है नहीं, केवल ऑपरेटर प्ले के जरिए वो स्टॉक इतना बढ़ चढ़ रहा है, और वो आपको फिर बड़े बड़े लॉसेस भी करा देगा। क्योंकि कभी भी बिना फंडामेंटल ग्राउंड के अगर कोई कंपनी कोई प्राइस अचीव कर भी लेती है ना, तो जैसे ही बेयर मार्केट आएगा या वो ऑपरेटर वहाँ से हटेगा, ऑपरेटर के हटते के साथ आप वहाँ 100% पे उस स्टॉक को पकड़ के बैठे रह जाओगे, और वो स्टॉक वहाँ से जहाँ से आपने लिया है वहाँ से 50% क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनीज वेंडर्स हैं, कंपनीज को वो शेयर देना है, हम वो खरीदार हैं, हमें वो शेयर लेना है। एनएससी और बीएससी बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं। हम सीधे जाके मुंबई की किसी कंपनी में हमें हिस्सेदारी लेनी है तो हम मुंबई तो जाएंगे नहीं, हम कहाँ जाएंगे? एनएससी बीएससी के पास जाएंगे, जो डीमैट अकाउंट है उसके थ्रू हम जाएंगे और कंपनी में वो हिस्सेदारी ले लेंगे। लेकिन वो हिस्सेदारी लेने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना है, ताकि वो जो बिज़नेस, जिस बिज़नेस में हम पैसा लगाने जा रहे हैं, क्या वो हमारा कीमती 10, 20, 50 हज़ार वो बिज़नेस में लगाया हुआ सुरक्षित है भी या नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस बस इतना ही करेगा कि आपने जो पैसा लगाया है, जो पैसा जहां रखा है, क्या वो सेफ़ है या नहीं। अगर वो सेफ्टी आप इंश्योर करते हैं ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ वो पैसा आपका ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन अगर वो सेफ्टी इंश्योर कराए बिना, अभी एक स्टॉक में देख रही थी इंडो सोलर, आप उसके फंडामेंटल खोल के देखिएगा। जिसको भी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस सिखा दिया है ना, खतरनाक फंडामेंटल है। और इंडो सोलर आप देखना कि इस वक्त ऐसे भाग रहा है कि डेली शायद 10-10% के सर्किट लग रहे हैं।
लेकिन जो भी इन सर्किट के बीच में, सर्किट वाले शेयर में दिक्कत ये होती है कि आपने सपोज ले लिया, वो सर्किट आपको दिखाएगा, वो डेली 10-10% गिर के दिखाएगा, लेकिन जिस भी दिन वो अपर सर्किट लोअर सर्किट में बदलने चेंज होंगे ना, आप निकल ही नहीं पाओगे। वो डेली आप 9-15 से पहले वो स्टॉक 20% आपको गिरा हुआ मिलेगा। जेंसोल में भी सेम हुआ लोगों के साथ। स्टॉक 200 रुपए से 80, अभी मुझे नहीं पता कितना चल रहा है, 80-90 रुपए पे 10-15 दिन में आ गया था, लोग निकल ही नहीं पाए। और ऐसा ही इंडो सोलर के साथ भी बहुत जल्दी होने वाला है। जिस भी दिन ये ऑपरेटर यहाँ से निकला, आपको डेली 20-20% के लोअर सर्किट मिलेंगे और 9-15 से पहले आपका ऑर्डर तक नहीं प्लेस होगा। तो ये वही नंबर्स पे लगाए हुए पैसे हैं जो आपको दुख देते हैं। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके प्रॉपर कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है, शेयर लेना, आपने ये कंसेप्ट हटा दो कि आपने एक नंबर पे पैसा लगाया है। शेयर लेना मतलब बिजनेस में हिस्सेदारी, और बिजनेस में हिस्सेदारी मतलब बिजनेसमैन के नज़रिए से आपको सोचना होगा। बिजनेसमैन होता है ना, वो कोई बिजनेस खोलने से पहले, किसी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले वो उसका स्कोप देखता है, क्या इस बिजनेस का कुछ स्कोप भी है या नहीं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा हम उन कंपनीज का वही स्कोप चेक करते हैं कि क्या ये कंपनी आज से 10 साल बाद सस्टेन कर रही है, क्या ये कंपनी आज से 10 साल बाद बढ़ी हुई दिखाई देगी, क्या ये कंपनी के जो प्राइस हैं ये रीजनेबल हैं, क्या इस कंपनी का प्रोडक्ट अगले 10 साल बिकेगा, क्या ये कंपनी अगले 10 साल जीवित भी रहेगी क्या। मैं आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी, आप देख लेना, इस साल जेंसोल तो एक स्टोरी है, बहुत सारी स्टोरी न्यूज़पेपर में छपेंगी ही नहीं, बहुत सारे स्टॉक तो ऐसे ही आपके पोर्टफोलियो में रखे रखे ज़ीरो हो जाएंगे। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आपके सामने है ही, जो मेजॉरिटी लोगों ने लिया होगा। ओला इलेक्ट्रिक 120 और 130 रुपए पे लेने वालों की कमी नहीं है, और इनफैक्ट हर गिरते प्राइस पे ओला इलेक्ट्रिक लोगों ने कैच करने की कोशिश करी है। और फिलहाल तो ओला इलेक्ट्रिक के रिजल्ट भी आ गए, और वो रिजल्ट भी बहुत नेगेटिव है। ऑलरेडी स्टॉक 80% का क्रैश पे है इस वक्त, और इसके बाद आ गए हैं वो नेगेटिव रिजल्ट। तो ओला इलेक्ट्रिक को ये जो 15 रुपए का मल्टीबैगर बनने में टाइम नहीं रहा है, बहुत जल्दी आपको ये ओला इलेक्ट्रिक 15-17 रुपए पे दिखाई देगा। तो ये रीज़न, मतलब ये उसका रिजल्ट है जो आप नंबर्स पे पैसा लगाते हो। आपने अगर ओला इलेक्ट्रिक का बिजनेस एक बार भी ध्यान से देखा होता ना, कि ओला इलेक्ट्रिक के बाप बैठे हैं इस वक्त मार्केट में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने के लिए, तो वो कैसे ओला इलेक्ट्रिक। और फिर दूसरी बात, जो ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया था ना, बहुत मेजॉरिटी लोगों ने तो आईपीओ ही इसमें लगाया होगा। और दूसरी बात, जिनको आईपीओ हाथ नहीं आया, उन्होंने वो आफ्टर आईपीओ वो जाके खरीदा। आईपीओ में क्या किया इन्होंने बहुत बड़ा शेयर रिटेलर को चिपकाया है, कंपनी की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रिटेलर को चिपकाई। मैंने अभी बताया था आपको, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, और दूसरा जरिया है रिटेलर को माल चिपकाना, और उसका सबसे प्यारा नाम है आईपीओ। और आईपीओ के थ्रू करता क्या है, जो भी मालिक है कंपनी का, सपोज मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने एक कंपनी खोली और मेरे कंपनी का 50 करोड़ की नेटवर्थ है, सपोज 100 करोड़ की नेटवर्थ है, मैंने वो कंपनी इतनी बड़ी बना ली कि 100 करोड़ की नेटवर्थ है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे पता है आजकल आईपीओ का लोगों को चस्का लगा हुआ है, मैं क्या करूँगी, उस 100 करोड़ की कंपनी का ऑलरेडी हर एक शेयर मैं उसको लगभग 25-30 गुना भावों पे, मतलब ऑलरेडी वो 100 करोड़ रुपए की कंपनी को 2500 करोड़ या 3000 करोड़ रुपए के उसके शेयर बना के, और मैं जाके बीएसई एनएसई को भेजूंगी कि मुझे अपने कंपनी का एक शेयर इतने में भेजना है, जिससे मेरे कंपनी की जो 100 करोड़ की नेट वैल्यू है वो ऑलरेडी 2500 करोड़ 30 करोड़ 3000 करोड़ हो जाए। तो इतने ज़्यादा आप देखते हो ना, ये तो मैं 20-25 पीई की बात कर रही हूँ, 25-30 पी, 25 का पी का मतलब है वो 100 करोड़ की कंपनी 2500 करोड़ की कंपनी का बिकना, मतलब उस 100 करोड़ की कंपनी का 2500 करोड़ के रूप में बिकना इज इक्वल टू 25 का पीई होना। इसलिए मैं बोलती हूँ 70, 80, 90, 150, 200 और 500 की पी पे आप क्या ले रहे हो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आप 1 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में और 150 रुपए में ले रहे हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये होता है पी का मतलब, ठीक है। अपने पैरामीटर की क्लास में हर चीज़ का मतलब बताऊंगी, क्या एक नॉर्मल मतलब है हर चीज़ का, ताकि हम इस शेयर मार्केट के भूल भुलावे में, इस भुलैया में हम अपना जो छोटा छोटा पैसा 10, 20, 50 हज़ार लाख रुपया है वो किसी ख़राब बिजनेस की भेंट ना चढ़ा दे, वो किसी ऐसे आईपीओ की भेंट ना चढ़ा दें। अब आईपीओ का, ये ओला इलेक्ट्रिक का जो मालिक था उसने पहली चपत तो आपको आईपीओ में लगा दी, और दूसरी चपत उसने आईपीओ के बाद जब शेयर बड़े होंगे ना उसके बाद लगा दी। और अभी ये सेम विशाल मेगा मार्ट में भी हुआ है।
विशाल मेगा मार्ट का पहले तो आया आईपीओ में लोगों ने भर के उस शेयर को खरीदा, और आईपीओ के बाद में सबसे बड़ा स्यापा हुआ कि लोगों ने आईपीओ, ये जो इनके मालिक थे, 20,000 करोड़ रुपए का माल रिटेलर्स को बेचा है। रिटेलर को मतलब ब्लॉक डील में, ओपन मार्केट में बेचा है। तो कैन यू बिलीव कि आईपीओ से अगर किसी को करोड़पति अरबपति बनना है ना, तो सबसे इजीएस्ट रास्ता है आईपीओ निकालना अपनी कंपनी का। एक कंपनी बनाओ, 10-20 लोग इकट्ठे होके 150 करोड़ रुपया उसमें लगा दो, उसका निकाल दो आईपीओ, लोग उसका आईपीओ भर के खरीदेंगे। आपके 1 रुपए के शेयर की वो 100 रुपए कीमत देने को तैयार है, वो 100 रुपए में वो शेयर खरीदेंगे, आप निकल जाओ, कंपनी को जाने दो। यही हो रहा है आईपीओ में, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने फंडामेंटल नहीं किया, पहली बात तो मेरे फंडामेंटल रूल में ये चीज़ है कि आईपीओ आने के बाद 3 साल तक कंपनी को हाथ ही नहीं लगाना। टाटा टेक्नोलॉजी, पहली बात तो अगर आईपीओ निकल गया तो उसको तुरंत बेच दो। टाटा टेक्नोलॉजी 3 साल के आसपास का टाइम होने जा रहा है, 1300 का भाव आज तक नहीं लिया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज की डेट में आप देख लो 180 रुपए के हाई के बाद में, और आप देख लेना कि ये अगले 3 साल भी ये आपको 180 का हाई दे दे क्या। एनटीपीसी ग्रीन आप देख लेना, शायद इसने 140 या 150 का हाई बनाया था, और उसके बाद में ये अभी भी नीचे गिरा हुआ है, और इतना ज़्यादा महंगा है ना कि ये अपने आप को प्रूव करने में भी बहुत टाइम लेगा। तो आप देख लो, ये तो हैं बड़े बड़े नाम, ये तो वो नाम है जो रिनाउंड नाम है, जिनके पीछे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन का हाथ है। ऐसे सैकड़ों इस साल आईपीओ आए हैं जहां रिटेलर्स ने पैसा लगाया है और उनके पैसे की कोई, आप देख लेना, कुछ नहीं होगा। तो फंडामेंटल करना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस मेरे बाइंग डिसीजन का 80% होता है। अगर मैं किसी स्टॉक में उसमें बाय करती हूँ ना, तो उसके पीछे 80% रीज़न उस कंपनी का फंडामेंटल होता है। अगर कंपनी के फंडामेंटल मुझे नहीं जस्टिफाइड लगते, मुझे नहीं देखो, मैंने बताया ना, मेरे लिए स्टॉक मार्केट, डीमैट अकाउंट, मेरे लिए मेरा डीमैट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है एक अच्छे बिजनेस का शेयर खरीदने। मैं 10-10, 15-15 दिन में अपना पोर्टफोलियो देखती हूँ। उससे पहले मैं केवल स्टॉक को एनालाइज करती हूँ। जो मार्केट में न्यूज़ बना रहे हैं या फिर मेरी वॉच लिस्ट में है, मैं सिर्फ उनको एनालाइज करते रहती हूँ कि न्यूज़ क्या आया, फिर कंपैरेटिव एनालिसिस किया। सपोज मेरे को कोई स्टॉक पसंद आ रहा है लेकिन न्यूज़ बन रही है किसी और स्टॉक की, तो उसके साथ अपना कंपैरेटिव एनालिसिस करूँगी। मैं बहुत सारे स्टॉक चेंज भी करते रहती हूँ। कई बार कोई और कंपनी होती है, लेकिन उसके बाद में अगर कोई दूसरी कंपनी मुझे अगले 1-2 महीने में अपनी उस कंपनी से, पहले वाली कंपनी से ज़्यादा अच्छी कंपैरेटिव एनालिसिस करके मुझे लगता है, तो मैं उस कंपनी पे स्विच कर जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं डीमैट अकाउंट को कभी भी 9 से 3 वॉच करने में काम लेती ही नहीं हूँ। मैं डीमैट अकाउंट उस दिन खोलती हूँ जिस दिन मुझे ऑर्डर प्लेस करना होता है। मैं कभी भी 9 से 3 मार्केट नहीं देखती, केवल उस दिन मैं यूजुअली तो मैं, हाँ, सैटरडे संडे मैं बहुत अच्छे से रिसर्च करती हूँ। जो मेरे पास स्टॉक है उनकी सारी न्यूज़, उनमें क्या क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं पता करती हूँ। बट डीमैट अकाउंट में उस दिन मेरा खुलेगा 9:30 बजे, 9 बजे, जिस दिन मुझे एक्चुअली ट्रेड प्लेस करना है। लेकिन डीमैट अकाउंट वो लोग खिलौना बना के रखते हैं। रोज़ सुबह 9 से 3 बजे के बीच में उनको डीमैट अकाउंट, अपना सारा काम धंधा छोड़ के डीमैट अकाउंट देखना होता है। मतलब उनको लगता है कि उनके प्राइस के वॉच करने से शायद वो टकटकी लगा के देखते रहेंगे, शायद वो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने बिजनेस फंडामेंटल एनालिसिस करके कोई स्टॉक लिया है ना, झक मार के वो शेयर बढ़ेगा। आप रुक के देखो, बिजनेस में आपने हिस्सेदारी ली है, बिजनेसमैन बनो। सबसे पहले तो बिजनेसमैन बन जाओ। मैं अपनी बात बता रही हूँ। बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से शेयर जिस दिन खरीदना शुरू कर दिया ना, आपको शेयर मार्केट में कोई नहीं हरा सकता। बिजनेसमैन कैसे बनना है? टेबल चेयर पे बैठो और उस बिजनेस का एनालिसिस करो। आप उस बिजनेस के मालिक हो। अब आप देखो, क्या आपका वो प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट में? क्या आपके उस प्रोडक्ट की किसी को सच में ज़रूरत है? क्या आपका वो प्रोडक्ट बाकी के बिजनेस पेयर्स के कंपैरेटिव में अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ पाएगा? ये सारी चीज़ें, ये सारा नज़रिया, वो कहते हैं ना, बिजनेसमैन बन के, और इस नज़रिए से जिस दिन आपने स्टॉक को एनालाइज किया ना, आपको मार्केट में कोई नहीं हरा सकता। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट आपके हैं ही हैं, इतना आपको मान के चलना है। जब तक ये 9 से 3 वाला गेम नहीं बंद किया, स्टॉक के प्राइसेस वॉच करने बंद नहीं किए, तब तक मार्केट में आपके लिए कुछ नहीं है। और जिस दिन एक बिजनेसमैन बन के और बिजनेस पर्सपेक्टिव से उस बिजनेस का एनालिसिस करना शुरू कर दिया, फंडामेंटल एनालिसिस इज इक्वल टू बिजनेस प्रोस्पेक्टस एनालिसिस। उस बिजनेस के क्या प्रोस्पेक्टस है, उसका क्या स्कोप है, बस
अगर किसी कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा ना तो उसके स्टॉक उसके प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा। अगर किसी कंपनी का 10x उसका बिजनेस ग्रो करेगा तो 10x ही उसका बिजनेस का शेयर बढ़ेगा। ठीक है, तो शेयर के पीछे मत भागो, उस शेयर के फंडामेंटल के पीछे भागो, उस कंपनी के बिजनेस के, उस कंपनी के बिजनेस में क्या क्या प्लस हो रहा है, क्या क्या माइनस हो रहा है। धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर नहीं करना है, बड़ी बड़ी चीज़ें क्या हो रही हैं कंपनी में, बड़े बड़े क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को ध्यान करना है। कंपनी बड़ा कर्जा तो नहीं ले रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप आगे चलते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि बिजनेस पर्सपेक्टिव या बिजनेस प्रोस्पेक्टस एनालिसिस कैसे कैसे करते हैं। ये अपनी जो जितनी भी फंडामेंटल की एडवांस क्लासेस हैं, ये सारा वो मैं आपको बिजनेस एनालिसिस करना ही एग्जैक्टली सिखा रही हूँ। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस मेरी क्लासेस में अगर बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस मैं एकदम 100% शुद्ध खरा सोना जब तक मुझे नहीं दिखाई देता कि हाँ भैया मेरे इस बिजनेस से अच्छा मार्केट में इस वक्त कोई दूसरी चीज़ नहीं है, या मेरा ये कंपनी बाकी के सारी चीज़ों को बीट करने में सक्षम है, तब जाके केवल 20% जो मैं लास्ट में मेरा डिसीजन रहता है वो टेक्निकल एनालिसिस का रहता है। और टेक्निकल चार्ट्स को मैं केवल एंट्री और एग्जिट के लिए, एक बार एंट्री कर ली, कम से कम 2 महीने स्टॉक को देना है। आपको वो स्टॉक ना तो लॉस कराएगा, अगर वो स्टॉक नीचे गिरा है तो उसको आप नीचे पे थोड़ा सा बाय करके आप ऊपर पे फिर से एग्जिट कर सकते हो। और अगर वो स्टॉक ऊपर चलने लगा तो उसमें झोंक के पूरा पैसा एक साथ लगा दो, वो फिर आप समझ लेना वो उसका बुल रन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो बार बार स्टॉक में एंट्री एग्जिट करने से भी बचना है। एक बार किसी बिजनेस में पैसा लगा दिया, आप ये समझो ना कि एक बिजनेसमैन है, एक छोटी सी दुकान अगर उसने खोली है तो उस बिजनेस से प्रॉफिट आने में टाइम लगेगा ना, या फिर आज ही आपने पैसा लगाया और कल ही आपको उसमें प्रॉफिट आना शुरू हो गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस में पैसा लगाने के बाद वो बिजनेसमैन के नज़रिए से सोचना है कि 1 साल तो रुको, 1 साल तो दो उस बिजनेस को, वो बिजनेस फ्लरिश करेगा, वो बिजनेस आपके दिए हुए पैसे से वो बिजनेस ग्रो करेगा, और वो ग्रो करेगा तो आपका शेयर ग्रो करेगा, आपका हिस्सा ग्रो करेगा, तो आपका मनी ग्रो करेगा और आप ग्रो करेंगे। इस मोटिव से अगर आपने स्टॉक मार्केट को देखना शुरू कर दिया, आपकी जर्नी शेयर मार्केट में एकदम सही रास्ते पे है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस इज जस्ट फॉर एंट्री एंड एग्जिट, और उससे पहले एक बिजनेसमैन बन के टेबल चेयर पे बैठ के पूरा बिजनेस का खाका छांटना है कि वो बिजनेस में क्या दम है, क्या नहीं है। BSE, NSE, स्टॉक एक्सचेंज, डीमैट अकाउंट, जस्ट एन मीडियम। आप वो छोटे इन्वेस्टर हो, आप वो छोटे घरों में बैठे हुए 10, 20, 50 हज़ार रुपये लगाने वाले हो, और जो कंपनी का प्राइस जो आपको दिख रहा है रोज़, जिसको आप देखते हो, वो उस कंपनी में एक हिस्सेदारी की कीमत है। तो उस एक कीमत को चुकाने से पहले ये टेस्ट कर लो कि क्या आपका वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्या उस कंपनी में लगाया जाना चाहिए, क्या कोई बेटर ऑप्शन है, क्या कहीं और आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। ये सारी चीज़ें कंपैरिजन करके, बिजनेस एनालिसिस करके, तब जाके आपको अपना पैसा लगाना है। ठीक है, पैनिक सेलिंग, ग्रीडी बाइंग नहीं करनी है किसी भी स्टॉक को 1.5-2 महीने के लिए। अगर आपकी मार्केट में स्टार्टिंग है ना, अनटिल अनलेस आपको मार्केट में 10 साल नहीं हो जाते, मैं आपको सच कह रही हूँ, चाहे आप कितने भी बड़े टेक्निकल एनालिस्ट बन जाना, कितने भी बड़े फंडामेंटल एनालिस्ट बन जाना, टेक्निकल चार्ट्स पे कुछ भी कमांड कर लेना, जिस दिन 10 साल नहीं हो जाते ना, तब तक मेरी तरफ से मैं आपको कहती हूँ ट्रेडिंग, और वो भी खास ट्रेडिंग से मेरा मतलब जो 10 दिन वाली ट्रेडिंग, BTST, इंट्राडे, 10 साल के बाद के गेम हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो आप करके देख लेना, कितना भी आप मेरे से सीख लेना, किसी और से सीख लेना। अगर आपने सीखते के साथ बिना मार्केट को समझे, बहुत बड़ा है ये मार्केट और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं समझने सीखने के लिए, सीधे जाके मार्केट में उतर गए तो डूबना तय है, लॉस तय है, कोई रोक नहीं सकता। ट्रेडिंग हमेशा अपने मेंटल सेटअप से की जाती है, आप किसी दूसरे के मेंटल सेटअप से कभी भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। हाँ, फर्स्ट 5 ईयर, पहले 3 साल में मानती हूँ कि आपने जो पैसा मार्केट में लगाया है, सपोज आपने अपनी पॉकेट से मार्केट में 3 लाख रुपया लगाया है, तो आज की डेट में अगर वो 3 का 3 भी सुरक्षित है ना, चाहे मार्केट प्लस है चाहे वो माइनस है, आप समझ जाना अगले 30 साल भी मार्केट में जीवित हो। और अगर पहले 3 साल आपने बड़ा लॉस उठा लिया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख,
तो आपकी स्ट्रैटेजी चेंज करो, कुछ गलती कर रहे हो, कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो और वो लॉस के पथ पे आप चल चुके हो, वो जिस सेटअप से आप मार्केट में चलना शुरू किए हो ना, वो लॉस का रास्ता आपने पकड़ लिया है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, पहले 3 साल केवल अपने, वो मेरा जो मनी ट्री का कंसेप्ट है, उस मनी ट्री को सेव करना है अनटिल अनलेस आपके पास कोई मेंटोर नहीं है। जैसे मेरे पास मेंटोर थे तो मेरा मनी फर्स्ट ईयर से ही बढ़ा था। मतलब जब भी उन्होंने मैं आपको अगर अपनी बात कहूँ ना, जिस वक्त उन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी, शेयर मार्केट के बारे में बताया था, चाहते तो वो मेरा पैसा उस वक्त लगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मनीषा, अभी मार्केट अच्छा नहीं है, अभी आपको पैसा नहीं लगाना है, मैं बता दूंगा जब मार्केट में सही पैसा लगाने का टाइम आएगा। कैन यू बिलीव कि उन्होंने मुझे, जिस दिन से उन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी, उसके 3 महीने बाद तो मुझे बोला कि अच्छा ठीक है मनीषा, लगता है कि मार्केट संभलने लगा है, सुधरने लगा है, अब आप डीमैट अकाउंट खोल लो। और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद मेरा डीमैट अकाउंट में 3 महीने तक पैसा पड़ा रहा है, 3 महीने तक पैसा पड़ा रहा है। उसके बाद उन्होंने मेरा पैसा राइट टाइम पे कि मनीषा दिस इज द राइट टाइम, अब आप अपना पैसा इन चीज़ों में लगा दो। तो अगर मैं आपकी जगह होती, या जो आज का एक बेचैन रिटेल इन्वेस्टर है, वो क्या करता कि सर आपको सब कुछ तो पता है, आप तो सब जानते हो, आज पैसा लगाओ और कल प्रॉफिट निकलवाओ, वो भी करवा सकते थे ना। तो जो मार्केट में जितना ज़्यादा टाइम बिताएगा ना, उसको ये पता चल जाएगा कि हर वक्त मार्केट में पैसा लगाने का नहीं होता। मार्केट में टाइमिंग इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कब पैसा लगा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप टाटा मोटर्स से भी पैसा खो के चले जाओगे और आप सुज़लॉन में भी पैसा बना के ले जाओगे, अगर आपको टाइमिंग का बहुत अच्छे से नॉलेज है। और अगर आपको टाइमिंग का अच्छा नॉलेज नहीं है ना, तो आप टाटा मोटर्स में भी लॉस उठा लोगे और आप सुज़लॉन जैसे शेयर से भी पैसा नहीं बना पाओगे, आप कहीं से पैसा नहीं बना पाओगे। टाइमिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 2 मंथ्स का टाइम मेरे हिसाब से एक स्टॉक को ज़रूर दिया जाना चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अभी 5 साल से कम का या 10 साल से कम का समय हुआ है, तो 2 मंथ्स एक बार स्टॉक में एंट्री करने के बाद, एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ये पहले 2 महीने आपके डिसाइड कर देंगे। अगर आपके एंट्री के बाद स्टॉक अगले 2 महीने में ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई, चाहे वो बहुत स्लो मूवमेंट हो, चाहे आपने 200 पे स्टॉक खरीदा और अगले 2 महीने में वो आपको केवल 210 रुपए का दिखाई दे, तो मान लेना वो स्टॉक बॉटम आउट हो गया और वो स्टॉक ऊपर की तरफ चलने के लिए रेडी है। पहले वो स्लो चलेगा, उसके बाद वो ब्रेकआउट्स, जब वो टेक्निकल चार्ट पे स्ट्रांग ब्रेकआउट्स देगा तो उसमें बिग प्लेयर्स आएंगे और वो बढ़िया से चलेगा। लेकिन अगर वो स्टॉक पहले 2 महीने में आपने 200 पे खरीदा और वो स्टॉक आपको 190 पे दिखा अगले 2 महीने में, दैट मीन्स अभी उसमें और लोअर्स बाकी हैं, उसमें स्टॉक में अभी और प्रॉब्लम्स चल रही हैं। या तो आप वो पैसा वहाँ से बाहर निकाल लो, वो कैपिटल कहीं और डिप्लॉय कर दो, या फिर अगर आपने वहाँ 5-10 हज़ार बहुत या कम छोटा पैसा लगाया हुआ है तो आप उसको थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि अभी वहाँ तुरंत आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक का, ये देखने के लिए कि स्टॉक ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा। मैं बहुत बार स्टॉक में एंट्री करती हूँ, लेकिन अगर वो स्टॉक मुझे नीचे जाते हुए दिखता है तो वो मेरी वॉच लिस्ट में ज़रूर रहता है, लेकिन वो वहाँ से मैं अपना कैपिटल हटा लेती हूँ, बिकॉज फिर मैं वो अपना कैपिटल वहाँ लगाती हूँ जहाँ पे मुझे वो 6 महीने में थोड़ा सा कैपिटल का एप्रिसिएशन दे, थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई दे। अगर उसी स्टॉक में बैठे रहूँगी तो मेरे कैपिटल की नेट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, नेट वैल्यू ज़ीरो नहीं, नेट उस पर जो रिटर्न होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और मेरा CAGR इम्पैक्ट होगा। मुझे जो कैपिटल पे ग्रोथ मिलनी चाहिए वो इम्पैक्ट होगी, वो मेरे को शेयर चलते हुए दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात आपको आज की फर्स्ट क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंटली माननी समझनी है कि शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करके शेयर उस कंपनी का खरीदना है जो खरीदने के लायक है। स्टॉक्स पे सिर्फ वैल्यू देख के आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको पैसा बिजनेस में लगाना है। जिस दिन आपने पैसा बिजनेस में लगाना सीख लिया, उस दिन आपको शेयर मार्केट के सही रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब तक पैसा आप नंबर्स पे लगाते रहे, तब तक आपको असली शेयर, वो कहते हैं ना, आप ऊपर सतह पे आप सिर्फ शेयर मार्केट में घूमते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर शेयर मार्केट में कितनी अच्छी चीज़ें भी हैं जो स्टॉक के प्राइसेस का ऊपर नीचे देख के 1% 2%, आज यहाँ बुक, कल वहाँ स्टॉप लॉस, ये सब जो लोग करते रहते हैं, उनको शेयर मार्केट से 30 डेज़ का एवरेज, मैं 30 डेज़ का टाइम दे रही हूँ। आप कितने भी बड़े चार्टिस्ट बन जाना, 30 डेज़ का अपना ट्रेडिंग का नेट प्रॉफिट मुझे निकाल के ज़रूर बताना। अगर आप
प्रॉफिट में है ना तो कंग्रेचुलेशन, क्योंकि 99% लॉस में है। तो आप वो 1% या तो बहुत ओवर इंटेलिजेंट टाइप के पर्सन है या फिर भगवान का कोई बहुत बड़ा हाथ आपके सर पे है। बाकी तो 99% लोग आफ्टर 30 डेज, 30 दिन का एवरेज बता रही हूँ, ये नहीं कह रही कि किसी स्टॉक में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है 2 स्टॉक में प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन बाकी के 4 स्टॉक में ट्रेडिंग में आपको लॉस होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे बिजनेस में पैसा लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिस इज शेयर मार्केट, इतना ही है। और ये मान के चलना, इस वक्त इंडियन इकॉनमी में लगभग 50,000 के आसपास कंपनीज हैं, उनमें से 7,500 कंपनीज NSE और BSE में लिस्टेड है। लिस्टेड होने का ये मतलब है कि बहुत सारी कंपनी अभी भी नॉन लिस्टेड है। मेरे पास एक बार एक पोर्टफोलियो आया था, लगभग 10 लाख का उन्होंने पोर्टफोलियो मुझे वो दिखाया था। एंड कैन यू बिलीव, 10 लाख के पोर्टफोलियो में उन्होंने 4-5 ऐसी कंपनीज ले रखी थी जिनके जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है, मतलब कि नॉन लिस्टेड कंपनीज को उन्होंने डायरेक्ट, और उनमें एक तो ओयो का भी था। ओयो का भी वैसे स्टॉक आने भी वाला है, IPO आने वाला है। तो ऐसी कंपनीज में पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है जो नॉन लिस्टेड। उनका 10 लाख का पोर्टफोलियो की वैल्यू हो रखी थी 5 लाख रुपए। मतलब उन्होंने पैसा कहाँ, उनको क्या लगा IPOs आने वाले हैं, सब कंपनियां अच्छी हैं, सब कंपनियों के IPO आएंगे, और जो मैंने शेयर 1 रुपये का ले रखा है वो शेयर मेरा 30 रुपये में बिकेगा, मैं IPO के बाद में अपना शेयर निकाल दूंगा। तो उन्होंने इस होशियारी के तहत उन्होंने क्या कर रखा था, वो पोर्टफोलियो का सारा पैसा उसमें लगा रखा था, और उनका 10 लाख का पोर्टफोलियो 5 लाख का हो रखा था। उनमें से सिर्फ एक ओयो को मैं जानती थी क्योंकि मैंने आसपास देखा है, तो ओयो का नाम उनके पोर्टफोलियो में था, और इसके अलावा तो जो कंपनीज थी उनका ना मैंने कभी नाम देखा था ना सुना था। तो ये हालत होती है नॉन लिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाने की। और वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये कैसे रिकवर होगा, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। इस तरह का पैसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिकवर। आपने अगर किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा दिया जिसका, देखो NSE और BSE में वही कंपनी लिस्ट होगी जो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगी, जो अपने बहुत सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को पब्लिक करेगी, जो अपने रिजल्ट्स को पब्लिक करेगी, जो बहुत सारी चीज़ें जिसकी पब्लिक डोमेन में होंगी, न्यूज़पेपर के पास होगी, जो बहुत सारे उत्तर, मतलब NSE BSE बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करता है, उन सब के आंसर्स करेगी। तो इस तरह की कंपनी NSE BSE में लिस्टेड है। और अब ये हमारी गलती है कि हम नॉन लिस्टेड कंपनीज में अगर पैसा लगा रहे हैं तो हम अपना पैसा समझ लो सड़क पे रख रहे हैं। ये इतना ज़्यादा रिस्की है, कोई भी आएगा और उसको ख़त्म करके चला जाएगा। तो कभी भी नॉन लिस्टेड कंपनीज में पैसा नहीं लगेगा। ये जो 7500 लिस्टेड कंपनीज है ना, पैसा केवल और केवल इनमें लगेगा, इतना मान के चलना। और इसमें भी मैं मान के चलती हूँ, अगर हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, और हमारी सेविंग्स की वैल्यू इतनी है कि भैया, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरा देखो यहाँ पे हर पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, मैं अपना बता रही हूँ, मेरे लिए मेरा पैसा सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मेहनत की कमाई है। 10,000 रुपये बचाएं, किसी महीने 5,000 बचाए, किसी महीने 15,000 बचाए, किसी महीने कुछ भी नहीं बचाए, इतने मेहनत की कमाई है। मुझे कम मिलेगा चलेगा, बट मेरा पैसा नहीं खोना चाहिए। मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरा कैपिटल सेफ रहना चाहिए, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और इसी वजह से आज एक लमसम अमाउंट पे बैठी भी हूँ। तो यही बता रही हूँ कि कभी भी बहुत बड़े लालच में नहीं पड़ना कि एक दिन में एक रात, क्योंकि आप मान के चलना, जो स्टॉक एक महीने में 100% चढ़ सकता है ना, वही स्टॉक अगले एक महीने में अपने ऑल टाइम हाई से 80% टूट भी सकता है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अगर आपको 100% का गेन एक महीने में चाहिए ना, तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप वो पैसा खो भी दो? जो पैसा आपने सपोज 10,000 रुपये लगाया था, वो पूरा का पूरा पैसा आपका चला भी जाए और आपको रत्ती भर फर्क ना पड़े। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरे को साल भर में 100 रुपये पे 20 रुपये कमाया हुआ चलेगा, लेकिन 100 रुपये के 90 रुपये मुझे नहीं चलेंगे, 100 रुपये के 50 रुपये मुझे नहीं चलेंगे। मैं अपने कैपिटल को सेव रखना प्रायोरिटी रखती हूँ। और मेरे को लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को, एटलीस्ट जिनके पास बहुत हार्ड अर्नड मनी है ना, उनको अपना पैसा सेफ रखने की प्रायोरिटी ज़्यादा रखनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने निकाली हैं इन 7500 कंपनीज़ में से केवल 500 स्टॉक्स, जिनमें मैं बदल के कभी ट्रेड करती हूँ, कभी किसी में इन्वेस्टमेंट करती हूँ, बट इन्हीं 500 कंपनीज़ के इर्द गिर्द मैं घूमने की कोशिश करती हूँ। ये थी मेरी 15 साल की जर्नी। अब मैं 15 साल कंप्लीट कर ली हूँ, तो अब मैं इन 500 से बाहर छोटा मोटा हाथ पैर मारती रहती हूँ। लेकिन वो छोटा मोटा हाथ पैर मारने का मतलब होता है
केवल 10,000 और 15,000, इससे ज़्यादा मैं किसी अननोन, और वो भी आपको मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू पता है, उतने बड़े पोर्टफोलियो पे जहाँ पे मेरे को ये 10-15 हज़ार रुपये खो भी जाएँ, ख़त्म भी हो जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तब जाके मैं पैसा लगाती हूँ। तो मल्टी बैगर, अननोन, छोटी, इस तरह की कंपनीज़ पे केवल पैसा उतना ही लगाना है जो आपका पोर्टफोलियो का ख़त्म भी हो जाए और आपको फ़र्क ना पड़े। आप उसको लगा के छोड़ दें, आप उसको लगा के बाय एंड फॉरगेट फॉरएवर, उस तरह से कर सकते हैं कि वो 10,000 आपके ज़ीरो भी हो जाएँ, तो केवल इतना पैसा आपको इस तरह के स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाना चाहिए। तो 500 कंपनीज आर वेरी वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड। आप इन 500 कंपनीज में कुछ भी करो, मैं कह रही हूँ आपका कैपिटल सेफ रहेगा, रिटर्न कम मिल जाएगा लेकिन आपका कैपिटल सेफ रहेगा इन 500 कंपनीज में। मेरी क्लासेस में आपको आगे मेरी क्लासेस में आपको आगे आगे पता चल जाएगा कि वो 500 कंपनीज कौन सी हैं। इन्हीं 500 कंपनीज में हम बदल बदल के ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्हीं को कभी ले लेंगे, कभी छोटे ट्रेड के लिए ले लेंगे, कभी पोजीशनल ले लेंगे, कभी स्विंग ले लेंगे, कभी 2 साल रखेंगे पूरे चार्ट के पैटर्न को। कभी कभी पैटर्न पूरा 2 साल तक स्ट्रेच करता है, 1.5 साल तक स्ट्रेच करता है, तो कभी कभी किसी कंपनी को हम पूरा 1.5-2 साल तक रखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यही वो 500 कंपनीज हैं जिनको हम अपनी पूरी उम्र, ये वो 500 कंपनीज हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं, जो कहीं नहीं जा सकती हैं। मतलब इनका हिलना मतलब मार्केट अपने पूरी इकोनॉमी का हिलना है। ये वो कहते हैं ना टू बिग टू फेल, ये उस तरह की कंपनीज हैं। अगर फाइनेंस की मैं सेक्टर की मैं बात करूंगी तो ये वो कंपनी है कि यहाँ पे पूरा इंडियन इकोनॉमी का पूरा फाइनेंस सेक्टर यहाँ पे लाई करता है। उसके बिना हम फाइनेंस सेक्टर को इमेजिन ही नहीं कर सकते। छोटे मोटे बुलबुले फाइनेंस सेक्टर के आते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी अपनी क्लासेस में, ये 500 कंपनीज के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे चलते चलते आगे की अपनी सारी क्लासेस में, ठीक है। और अगर आपको एक बार में पोर्टफोलियो में रखना है तो उन कंपनीज का नंबर कभी भी 20 से 30 के बियॉन्ड मत रखना। मैंने सब काम करके देख लिए, मैंने 5 कंपनी भी रख के देख ली और मैंने 50 कंपनी भी रख के देख ली, लेकिन जो बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस आती है ना, और वो भी तब जब आपके पास फुल टाइम है, जब मेरे पास फुल टाइम है, तो जो बेस्ट वो आता है ना कि आप किन कंपनीज को आप प्रॉपर वॉच कर सकते हो। नहीं तो स्टॉक ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ना आप उनमें एवरेज कर पाओगे, ना आप उनमें प्रॉफिट बुक कर पाओगे। तो बेस्ट जो नंबर है ना वो मेरा आता है लगभग 20 to 30 कंपनीज। अगर बहुत ही कम टाइम है तो 20 कंपनीज रख लो, अगर थोड़ा टाइम अच्छा है और इंटरेस्ट है मार्केट में, अपना रिसर्च कर सकते हैं, तो आप इन कंपनीज को 30 तक कर लो। लेकिन हर कंपनी टाइम मांगती है, हर कंपनी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी न्यूज़ से अपडेट रहना पड़ेगा, उसके टेक्निकल चार्ट्स को। कभी कभी किसी स्टॉक में सेलिंग आने वाली है, ये टेक्निकल चार्ट आपको 3 महीने पहले बता देगा। किसी कंपनी में होने वाली दिक्कत आपको 2 महीने पहले, 3 महीने पहले चार्ट पे क्लियर दिख जाएगी। तो इसलिए हर 10-15 दिन में कंपनीज़ के चार्ट्स भी चेक करते रहें। हर कंपनी की न्यूज़ से तो आपको हर दिन अपडेटेड रहना ही है। तो ये जो नंबर है अपना 20 से 30 वाला, ये आपको स्टॉक मार्केट में लेने की कोशिश करनी है। बियॉन्ड मतलब 20 कंपनी या 30 कंपनी से ज़्यादा आप लोगों को कंपनी का मालिक बनने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप यूँ समझ लेना कंपनी का मालिक बनने का मतलब फिर कंपनी को टाइम भी देना पड़ता है। और हम सारे लोग 30-35 साल से ऊपर के हैं, सारे लोगों के पास एक फुल टाइम जॉब है, लेडीज़ के पास फुल टाइम हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस केस में मैं मानती हूँ कि जनरल हाउस होल्ड, जो जनरल हम लोगों के जैसे लोग हैं ना 2 घंटे भी अगर 3 घंटे भी अगर कोई डेली ये निकाल रहा है ना, वो समझ लेना बहुत बड़ा मास्टर है। वरना 2-3 घंटे भी स्टॉक मार्केट को देना बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरह का अपना लाइफस्टाइल है वो आपको देने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा मार्केट को आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपके ग्रोथ का चार्ट यहाँ पे बढ़ता जाएगा। कंपनीज जितनी कम रखोगे, मैं कहते हैं ना कि इस समंदर में सतह पे नहीं गहराइयों में जाओ, मतलब कि नंबर ऑफ कंपनीज नहीं, एक ही कंपनी के बारे में हर चीज़ पता करो, एक ही कंपनी के बारे में सब कुछ पता करो। कंपनी के अंदर डेप्थ में जाओ, उसकी डेप्थ ज़्यादा से ज़्यादा खोजने की कोशिश करो। सपोज एक ही सेक्टर है, उस सेक्टर का कि 50 कंपनियों पे नज़र नहीं रखनी है, उस सेक्टर की 1 या 2 कंपनी पे नज़र रखो, लेकिन वो नज़र इतनी तीखी और तेज़ होनी चाहिए कि उस कंपनी में हर हलचल का आपको 2 महीने पहले पता हो। प्रॉफिट केवल तभी निकलेगा, न्यूज़ आने के बाद कभी भी प्रॉफिट नहीं बनेगा। न्यूज़ आने के बाद तो केवल सेलिंग होती है उस स्टॉक में। चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ हो वो भी सेल होगी, और चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ हो, नेगेटिव न्यूज़ तो और गंदी तरीके से सेल होगी, ठीक है। तो हमेशा
उस कंपनी की न्यूज़ आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो 2 महीने 3 महीने बाद क्या न्यूज़ आने वाली है। वो अपने स्टॉक में वो अपनी क्लासेस में आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह से प्रायर किसी भी सेक्टर में और किस स्टॉक में क्या न्यूज़ आने वाली है, वो 2-3 महीने पहले हम किस तरह से पता करेंगे, ये आपको मेरी क्लासेस में धीरे धीरे पता चलता जाएगा। एक प्रॉपर न्यूज़ एनालिसिस की भी अपनी क्लास है जिसमें स्पेशली मैं आपको बता दूंगी कि न्यूज़ के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से न्यूज़ अपने को देखनी है, और अगर बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना है तो वो कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी उस क्लास में बता दूंगी। आज की क्लास मेरी इतनी ही थी, और जिन भी लोगों को नहीं ये क्लास जो कर पाए हैं उनको मैं एक्सेस दे दूँगी। ठीक है, बहुत सारे नए लोग हैं, उनको ये एक्सेस मिल जाएगा इसका। ठीक है, आज की क्लास में इतनी रखूँगी, और जिन भी लोगों की जो भी क्वेरी है ना, वो क्वेरी मुझे रिटन में दें। उस क्वेरी का मैं प्रॉपर आंसर क्लास की स्टार्टिंग से पहले किया करूँगी, हर क्वेरी का। क्वेरी बस ये नहीं होनी चाहिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक कितना गिरेगा, ये क्वेरी नहीं होनी चाहिए। मतलब XYZ स्टॉक का नाम लेके इसमें एंट्री कर लूँ क्या, उसमें एग्जिट कर लूँ क्या, ये स्टॉक कितना जाएगा, वो स्टॉक कितना गिरेगा, ये मेरी क्लासेस का पार्ट नहीं है। मेरी क्लासेस का पार्ट है, जब तक आप मेरे साथ हो, मार्केट का नॉलेज ले लो। ये नॉलेज आपके साथ हमेशा रहेगा, ये नॉलेज आपको हमेशा हेल्प करेगा। मैं आज आपको किसी स्टॉक का प्राइस बता भी दूं तो वो अगले आने वाले 10 साल में 100 बार गिरेगा और 100 बार चढ़ेगा, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरा नॉलेज आप जितना ले सकते हो वो ले लो। बस आज की क्लास में यहीं एंड करूँगी। थैंक यू।